हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली कक्षा में रियल नंबर जो आपका यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वास्तविक संख्याओं में हमने उनकी बेसिक जो जानकारियां हैं, जिस पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे और परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया है। अब हम आज आपके प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने जितनी बेसिक जानकारी बताई है उन्हीं सारी बेसिक जानकारियों का आज के जो हमारा प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 2.1, इसमें यूज होना है। तो चलिए हम अपने प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो मैं गोपी कश्यप, आज हम देखेंगे आपका प्रश्नावली 2.1, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में आपके 3 प्रश्न दिए हुए हैं, मैं आपकी बुक देख के पढ़ रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण दीजिए। आपको एक कथन दे दिया गया है, उस कथन में आपको उदाहरण देना है, बताना है कि कौन सी संख्या उसमें आएगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 3 प्रश्न दिया है, 1, 2 और 3, और इन सब में आपको एग्जाम्पल्स बताना है, उनको उदाहरण बताना है कि क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं। प्रश्न नंबर 1 का एक ही है, एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। एक ऐसी संख्या का उदाहरण देना है जो प्राकृत संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो और पूर्णांक भी हो। तो देखो, पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या जिसको हम क्या करते हैं, n से दर्शाते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आपका यह नंबर आएंगे तो गिनती की समस्त संख्या, उसमें बता दो 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक आएंगी, जहां तक आप गिन सकते हैं वहां तक की। अब देखो दूसरा पूर्ण संख्या बोल रहा है। पूर्ण संख्या में कौन कौन आता है, ये गिनती की समस्या। अगर गिनती की जो संख्या इसके साथ अगर शून्य को भी शामिल कर ले, 1, 2, 3 डैश, तब ये क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको इंटीजर पूर्णांक संख्या के बारे में क्या बताया था, वह संख्या जिसमें शून्य भी शामिल होता है और प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 इत्यादि। माने प्लस और माइनस की समस्त संख्या, 0, 7 प्लस और माइनस की समस्त संख्या शामिल है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्ण संख्या आपका क्या होता है, जिसमें 0 शामिल हो और 1, 2, 3। और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जहां जो क्या होता है 1 से प्रारंभ होकर हम जहां तक गिन सकते हैं, गिनती जितनी भी संख्या समस्त संख्या आती है। तो देखो इन तीनों से ही आपका ये तीनों आंसर मिलना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, एक संख्या जो प्राकृतिक संख्या, ऐसे संख्या के उदाहरण बताना है आपको, एक संख्या जो प्राकृतिक संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो और पूर्णांक भी हो, तीनों। तो आप देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर के जो जितने भी एलिमेंट है आपके 1, 2, 3, ये सारे एलिमेंट किसमें शामिल है, होल नंबर में शामिल है। देखें 1, 2, 3 आया हुआ है, इसके साथ साथ 0 भी है इसमें। और देखो ये 1, 2, 3 इसमें भी है, +1, +2, +3। यानी जो आपका प्रश्न बोल रहा है, एक ऐसी संख्या जो पूर्णांक में भी हो, सॉरी प्राकृतिक संख्या में भी हो, पूर्ण संख्या में भी हो, पूर्णांक भी हो। तो ऐसी कौन संख्या, 1, 2, 3 डैश, जहां तक आप गिनती की संख्या माने नेचुरल नंबर है। तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं आप अपना 1, 2, 3, 4, 5 डैश, ये अनंत तक आएगी, ये। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। अब प्रश्न 2 देखते हैं, एक संख्या जो पूर्ण हो परंतु प्राकृत न हो। आप ऐसी संख्या के उदाहरण बताइए जो पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो मतलब होल नंबर हो, लेकिन प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 इसमें भी शामिल है एलिमेंट, इधर जैसा और बहुत सारे संख्या है। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये आप क्या है, 0, ये 0, तो आपका आंसर होगा 0। अब तीसरा देखते हैं, एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या ना हो। अब यहां पर प्रश्न आता है परिमेय संख्या, परिमेय अर्थात जिसको हम क्या करते हैं, क्यू से लिखते हैं।
क्यू का अर्थ होता है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था जहां क्या होता है क्यू नॉट इक्वल 0 और पी और जो क्यू के जो एलिमेंट है इसमें शामिल होते हैं आपके इंटीजर में शामिल होते हैं। ये मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या के बारे में। तो देखो बोल रहा है एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। क्या हो? परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। तो देखो पी और क्यू के एलिमेंट क्या है? ये आपके इंटीजर से आ रहे हैं। इंटीजर मतलब ये आई के, मतलब ये आई की सारे एलिमेंट क्या होते हैं? आपके क्यू होते हैं। आई के जितने भी एलिमेंट क्या होते हैं? क्यू होते हैं। मतलब आई के सारे एलिमेंट आपका क्या है? परिमेय संख्या है। माने सारे पूर्णांक क्या है आपका? परिमेय संख्या। ये हो गया। प्रश्न बोल रहा है कि प्राकृत संख्या ना हो परंतु जो परिमेय संख्या हो और वह प्राकृत संख्या ना हो। तो देखो आई के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं आपका? परिमेय संख्या हो रहे हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो नेचुरल नंबर में नहीं है? तो देखो ये आएगा आपका, ये हम लिख सकते हैं शून्य को। शून्य क्या है? हमारा नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये शून्य ही एक ऐसी संख्या है जो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है लेकिन क्या है? वह परिमेय संख्या है। 0/1 को हम क्या कर सकते हैं? परिमेय मान सकते हैं। ठीक है, 0/1 मतलब शून्य आता है, लेकिन आप याद रखेंगे 1 अगर 0 लिख देते इसका मान आप परिभाषित है ना, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो 0/1 क्या है? एक परिमेय संख्या है लेकिन वह क्या है? नेचुरल नंबर में आपके शामिल नहीं है शून्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा शून्य। तो यहाँ का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा शून्य। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? इन तीनों प्रश्नों को ऐसे हम समझते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके बुक में। क्या दिया है? 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं सॉल्व नंबर 2। तो दिया गया संख्या लिखेंगे ऐसे, दिया गया संख्या, आपको संख्या दिया गया है 6 व 7, दो संख्या दिया गया है। ठीक है, इनके बीच हमें क्या करना है? 3 परिमेय संख्या डिफाइन करना है। तो पहले मान लेंगे, माना 6 इक्वल 6/1। देखो पहले हमें परिमेय बनाना होगा। ठीक है, परिमेय बना लेंगे। 7 इक्वल 7/1। ठीक है, ये परिमेय संख्या बन गया। अब देखो आपको मैंने बताया था कि हमको पहले तो इसका हर को समान करना है। तो ये हर समान है, देखो 1 1 है तो हमको हर की टेंशन नहीं है। दूसरा हमारा कार्य क्या रहता है? इसके जो जितनी हमें संख्या ज्ञात करना हो, जैसे हमें 3 संख्या ज्ञात करना है तो 3 से 1 अधिक 4 संख्या क्या कर देंगे? ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमें वह संख्या मिल जाएगी इनके बीच दो। तो लिखेंगे चूंकि 6/1 व 7/1 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, अतः 4 का, ठीक है, हर व अंश में गुणा करने पर, दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, हर व अंश में। तो ये हो गया 6/1 और ये आपको हो गया, चलो इधर कर दूंगा, इधर कर दूंगा 7/1। ये ऊपर वाला अलग पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऊपर ने किसका गुणा करना है? 4 का। ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये हो गया आपका 4 एकम 4। इसमें ऊपर नीचे 4 का मैं गुणा कर दूं तो 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 4। यानी हमारा क्या हो गया? 6/1 24/4 बन गया और 7/1 क्या बन गया? 28/4 बन गया। अब हमें इसके बीच क्या करना है? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो आप देखेंगे 24/4, ठीक है, और ये 28/4। अब हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो आप देख पा रहे हैं 24 के बाद 25, 26, 27 3 ऐसी संख्या जो इसके बीच में है। तो कौन कौन? 26/4, सॉरी 25 आ गया, 25/4, 26/4 और 27/4। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि 6/7 व 7/1 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 3। कौन कौन सी परिमेय संख्या? और वो 25/4, 26/4 और 27/4। तो आपका उत्तर हो जाएगा 6/1 व 7/1 के बीच 3
परिमेय संख्याएं क्या क्या होगा आपका 25/4, 26/4 व 27/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो संख्या के बीच आपको जितनी परिमेय संख्या दिया है उतनी परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल नंबर एक और प्रश्न लेके देखते हैं। आपके प्रश्नावली से मैं लूंगा प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, आपके प्रश्नावली 2.1 से प्रश्न क्रमांक 4 है। मैं पढ़ रहा हूं 2/3 व 3/4 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2/3 व 3/4 के बीच हमें क्या करना है, तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये आपके इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये यूनिक प्रश्न है। आपके जो प्रश्नावली है ये इंपॉर्टेंट की दृष्टि से, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो परिमेय संख्या ज्ञात करने वाला जो है ना, लगभग आपके एग्जाम में 2 से 4 नंबर, सॉरी 2 से 4 तक, 2, 3, 4 इन तीनों के बीच में आता है। 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का, 4 नंबर का। तो मैं आपको बता दूं जो प्रश्न क्रमांक 4 है, इस टाइप के प्रश्न ना थोड़ा हटके है। ठीक है, इसमें सारा कार्य आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न पर जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन को चलते हैं। तो दिया गया संख्या लिख सकते हैं, दिया गया परिमेय संख्या भी आपको जैसा उचित लगे आप वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, देखो आपको दी गई संख्या कितना, 3/4, सॉरी जी 2/3 है, 2/3 व 3/4 के बीच। ठीक है, 2/3 व 3/4 के बीच हमें क्या करना है, तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें बताया भी था कि दो परिमेय संख्या दिया रहे, उन परिमेय संख्या के बीच हम क्या कर सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अनंत माने आप जितना चाहें उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ तीन परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में 2/3 व 3/4 के बीच में। ठीक है, तो देखो हमें इसमें दो रूल्स फॉलो करना रहता है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो रूल की आवश्यकता होती है, इसको आप याद रखेंगे। रूल नंबर 1 है हमारा कि हमें क्या करना है, जो भी हमें परिमेय संख्या दिया है उसके हर को समान होना चाहिए। मतलब ये 3 है, ये 4 नहीं, ये दोनों को बराबर करना है। ठीक है, पहला हमारा हर है कि हर को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। ये नियम याद रखेंगे, हर इक्वल होना चाहिए। दूसरा हमारा ये रहता है कि n+1 का क्या करना है, गुणा कर देना है किसमें, हर व अंश में। पहले अंश को पहले लिख देता हूं, अंश व हर में। ठीक है, ये जब दोनों नियम फॉलो करेंगे, दोनों रूल को करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये n है, आपकी जितनी संख्या बोला रहेगा, जैसे 3 परिमेय संख्या बोला रहेगा 3, 4 बोला रहेगा तो 4, तो जितना बोला रहेगा वो इतना n का मान है। दी गई संख्या जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है उतना हम रखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा रूल है कि हमें क्या करना है, हर को इक्वल करना है, और दूसरा n+1 का अंश व हर में गुणा कर देना है। तो हमारा प्रश्न है दिया गया संख्या, ठीक है, 2/3 व क्या करना, 3/4 के बीच हमें तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखो पहला हमारा रूल से पहला हमारा क्या है, हर को इक्वल करना है। तो हर को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, हमें इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले यहां पर लिखेंगे हर को समान करने पर, हर को समान करने पर, ठीक है, हर को समान करने पर, हर को इक्वल करना है तो क्या कर देंगे, हर का लघुत्तम निकाल देंगे। हर का या 3 व 4 का लिख दे सीधा, आपको तो मैंने यहां बता दे 3 व 4 का एलसीएम, जिसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, शॉर्टकट में लसब भी लिखते हैं, एलसीएम निकालेंगे। देखो एलसीएम निकालने के कुछ तरीका होती है जिसमें यहाँ आसान है। ये क्या है, ये विभाज्य संख्या है, और 3 क्या है आपका अविभाज्य संख्या। तो जब एक विभाज्य संख्या रहे और एक अविभाज्य संख्या रहे, तब की स्थिति में जब आप उसको गुणा कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, आपको अलग से एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कभी भी आपको एक विभाज्य संख्या मिले और अविभाज्य संख्या मिले तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो उन दोनों संख्या को आपस में गुणा कर दीजिए, वही उसका क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब 2/3 और आपका है 3/4। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां से जब हर का हम एलसीएम निकाल दे, अर्थात हमें यह पता चल गया कि हमारा हर को हमें 12 बनाना है। ठीक है,
अब हर को 12 बनाना है, मतलब ये 3 है, तो कुछ इसमें कुछ संख्या का गुणा करना पड़ेगा तब तो 12 बनेगा। तो आप सोचिए कि ये जो 2/3 में हर 3 है, इसमें किसका गुणा करें ये 12 बन जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, 3 चौक 12, 4 बार में आता है, 4 का गुणा कर देंगे। तो जब इसमें 4 के नीचे गुणा करेंगे तो 4 को ऊपर भी गुणा करना है, क्योंकि अंश व हर में समान गुणा करेंगे तब को मान में चेंज नहीं होगा ना। अब देखो उसी प्रकार ये 4 है, इसमें किसका गुणा करेंगे 12 जाए 3, तो ऊपर भी हम क्या कर देंगे 3 का गुणा। अब देखो अब जब करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 3 3 9 और ये आ गया 12। अब आप देख पा रहे हैं कि 2/3 आपका बदल गया 8/12, ये तुल्य है ना, तुल्य परिमेय संख्या मिला, तुल्य परिमेय संख्या लिखा है मतलब उसके वैल्यू जो अंक होते हैं उसी में परिवर्तन हुआ है। वास्तविकता में क्या है, ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। आपको मैंने बताया था कि तुल्य परिमेय संख्या हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, माने 2/3 बराबर है किसके 8/4 का। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समान संख्या का अंश व हर में गुणा कर रहे हैं। तो जब समान संख्या का अंश व हर में गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वह हमारा क्या होता है, तुल्य परिमेय संख्या होता है। और तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के बराबर रहते हैं, यानी 2/3 बराबर है आपका 8/12 का। हालांकि अंक में बड़ा छोटा दिख रहा है, जब इसको कटाएंगे तो ये इतना मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो मैं बता रहा था 2/3 आपका 8/12 में बदल गया और 3/4 आपका बदल गया 9/12 में। अब क्या करना है हमें, प्रश्नानुसार यहां पर लिखेंगे चूंकि 8/12 व 9/12 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, बीच 3 परिमेय संख्या याद करना है, परिमेय संख्या याद। ऐसे आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा ना, ऐसे लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, एक सिस्टम ऐसी सिस्टम तरीके से आप अपने एग्जाम में लिखिए, जरूर आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 8/12 और 9/12 के बीच क्या करना है, 3, ये है ना 3 परिमेय संख्या याद करना है। अतः अंश व हर में n+1 मतलब 3 + 1 बराबर 4 का गुणा करना है, ठीक है, एक अधिक का गुणा करेंगे ये। तो आप इसमें करेंगे ना 8/12 आगे उसमें, अब 8/12 ऊपर नीचे हमें क्या करना है, पुनः फिर 4 का गुणा कर देना है, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। 3/4 9/12 बदल गया, इसमें भी ऊपर नीचे हमें क्या करना है 4 का गुणा करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे 8/12 में जब ऊपर नीचे 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 × 32 और ये हो जाएगा 48, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 36 और ये आपको हो जाएगा 48। यानी अब फिर पुनः आप क्या देख पा रहे हैं, 2/3 आपके 32/48 में कन्वर्ट हो गया, 3/4 आपका 36/48 में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। रहने को ये क्या है, बराबर है, यही संख्या है, बस उसमें क्या ये इसका क्या हो गया है, तुल्य परिमेय संख्या बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 32/48 और 36/48 के बीच देखना है 3 परिमेय संख्या। तो आप लिखेंगे ऐसे 32/48, देखो थोड़ा डिस्टेंस छोड़ देता हूँ, 36/48। अब आप देख पा रहे हैं इनके बीच 3 परिमेय संख्या, कौन कौन सा, 32 बाद क्या आता है 33, तो 33/48, 33 के बाद 34 तो 34/48 और 35 34 बाद आता है 35 तो 35/48। तो इस प्रकार क्या है आपका 32/48 ये 2/3 के बराबर है और 36/48 आपका 3/4 के बराबर है। तो 2/3 और 3/4 के बीच कितने परिमेय संख्या हो गए, 3 परिमेय संख्या कौन कौन सा है, 33/48, 36/48 और 35/48, ठीक है। तो आपका उत्तर मिल गया, यहीं से उत्तर लिख सकते हैं आप, 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या में अब संख्याएं हो गए, ठीक है। 3 परिमेय संख्या 33/48, 34/48 व 35/48, 48 है, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों रूल का पालन कराते हुए आपको जितनी बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी जितनी भी संख्या दिया रहे आप, और जितनी भी मतलब जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोले, आप इस तरह क्या कर सकते हैं, उन दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं।
तो मेरा मानना है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम आपके प्रश्नावली से प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या करना है, आपको संख्या रेखा पर मान दर्शाना है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं। आपका प्रश्न क्रमांक 7 है, मैं पढ़ रहा हूं। 7/3 और ऋण 7/3 को परिमेय संख्या पर दर्शाइए। देखो 7/3, ठीक है, वह ऋण दिया है ना, एक माइनस में दे दिया। 7/3 को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं ऐसी बना रहा हूं, आप स्केल से एकदम अच्छे से सीध बनाइएगा। ठीक है, देखो बीच में हम क्या करते हैं, शून्य को रखते हैं, शून्य को रख देंगे और निश्चित दूरी पर ही थे। 1 2 3 4 5, इधर भी फिक्स दूरी रहता है। 1 2 3 4 5, ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 या माइनस को माइनस, इधर और आगे बढ़ते जाता है। ठीक है ना, इधर 1 2 3 4 5, ये आगे और बढ़। देखो ये धनात्मक है ना, मैं चिन्ह को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि धन चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप भी जान रहे हैं ऋण चिन्ह को ज्यादा रहता है दर्शाने की जरूरत, तो ये मैं ऋण चिन्ह को दर्शा दिया हूँ। ये और आगे बढ़ता है ना, ये रेखा है, ये तीर का निशान ये बताता है कि आप जितना चाहे इतना आगे बढ़ा सकते हैं। इधर भी तीर का निशान लगा, देखो ये लाइन नंबर या संख्या रेखा बनाने का तरीका दोनों साइड क्या होता है, तीर का निशान लग रहा है। तीर का निशान ये बताता है कि भैया आपको जितनी आवश्यकता है आप इस रेखा को उतनी बढ़ा सकते हैं। ये भी बोल रहा है कि आपको जितनी आवश्यकता है उधर आप रेखा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया लाइन नंबर। अब चलिए आपके प्रश्न पर थोड़ी सी विचार करते हैं कि आपका कौन सा स्थान रहेगा। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, राइटिंग अच्छे से बना, लाइन नंबर। ठीक है, ये अब हमको देखना है कि ये जो आपका 7/3 है और ऋण 7/3 है, इसको कहां पर रखें। हमारे पास तो बहुत सारी जगह है, लेकिन इसका कोई फिक्स स्थान होगा। तो फिक्स स्थान ज्ञात करने के लिए देखो 7/3 आपको बड़ा उटपुटांग लग रहा होगा, भाई 7/3 को हम कहां पर दर्शाएं। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा सोचिए 7/3 को क्यों ना हम दशमलव पॉइंट में कन्वर्ट कर दें। जब दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमें उसका स्थान पता चल जाएगा। तो चलिए 7/3 को जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो, 3 दूनी 6 6 और फिर पॉइंट लग जाएगा 1, तो 3 3 9, ये 3 3 9 ऐसे आते जाएगा, फिर 1 1 1, ये डेश डेश आगे बढ़ते जाएगा। तो आप जान रहे हैं जो लंबी आगे बढ़ता है उसको हम बार के रूप में दर्शा देते हैं, 2 के ऊपर बार लिख देंगे। लेकिन 3 3 और आ रहा है तो इसको हम लगभग वैल्यू मानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 2 कर देंगे और 0.1 बढ़ा देते हैं। ये दशमलव के जो बार बार वही संख्या या कुछ संख्या आते रहते हैं उसको हम मानने लेते हैं लगभग वैल्यू। तो क्या करते हैं, लास्ट के पॉइंट को 1 बढ़ा देते हैं, फिर आगे हमें लिखने का सकते, इसको हम मान लेते हैं 2.4। चलिए इसी प्रकार 7/3 देखते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण 2.333 डेश ये भी आ, इसको हम लिख देंगे अभी ऋण। अच्छा अब देखो ये किसके बीच में आ गया, देखो ये 2 से अधिक है, यहां पर ये 2 से क्या है, 2 से अधिक है 2.4, लेकिन क्या है 2.4 3 से क्या है, छोटा है। यहां पर आप देख रहे हैं ऋण 2 से क्या है, छोटा है ऋण 2.4, ठीक है, और छोटा है ऋण 3 से। आप बोलेंगे आपने तो भाई गलत लिख दिया, यहाँ पर बड़ा तो ये है लेकिन आपने तो विपरीत चिन्ह लगा दिया। 3 का निशान इधर, जो बड़ा का चिन्ह है वो इधर लगना चाहिए, तो 2.4 बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या में अंतर होता है। क्या अंतर है, देखो जो शून्य से जितनी हम आगे बढ़ते जाएंगे धनात्मक संख्या, उतनी हमारे चिन्ह जो संख्या जितनी बढ़ते जाएगी हमारा मान भी बढ़ते जाता है। लेकिन ऋणात्मक संख्या में जैसे हम जितने बड़ा संख्या की ओर जाते जाते हैं, ऋणात्मक संख्या में क्या होता है तो उतनी ही छोटी होती जाती है। जैसे ऋण 2 और ऋण 1 की बात करें तो ऋण 2 और ऋण 1 में कौन बड़ा हुआ, ऋण 1 बड़ा होगा, ना कि ऋण 2। धनात्मक हम बात करें तो 1 और 2 में कौन बड़ा है आपका, ये 2 वाली संख्या बड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन ये इसके विपरीत है, जितनी हम ऋण वाले संख्या में जितनी बड़ी की ओर जाते जाते हैं उतनी क्या हो जाती है,
छोटी होते जाती है, यानी इधर और छोटा होता जा रहा है, छोटे ऋण 5 और छोटा है, किससे? ऋण 1 से। ऋण 1 बड़ा है, लेकिन धनात्मक संख्या में क्या होता है, जितनी बड़ी जाते जाते हैं उतनी बड़ा होता जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2 से बड़ा है 2.4 और 2.4 से बड़ा है आपका 3। यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है ऋण 2 बड़ा है किससे? ऋण 2.4 से, और ऋण 2.4 बड़ा है किससे? ऋण 3 से। अब देखो इससे हमें यह पता चलता है कि 2.4 जो होगा 2 और 3 के बीच में आएगा संख्या रेखा में, ठीक है। और हमारा ऋण 2.4 होगा ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में आएगा, ये हमें पता चलता है यहाँ से। जो भी आएगा संख्या रेखा हमारा नंबर, तो ये फिक्स हो गया कि जो 7/3 है वो 2 और 3 के बीच में आएगा। अब कहां पर आएगा ये हमें देखना है। तो कहां पर आएगा इसको देखने के लिए आप जानते हैं कि जिस प्रकार इसको हम खानों में बांटते जाते हैं, उसी प्रकार एक खाने के बीच में कितनी लाइन और रहती है? 10 लाइन। माने एक खानों को और हम क्या करते हैं? 10 भागों में बांटते हैं, यानी 10 भागों में बटा हुआ है, ये 2.3 बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। ये सब 10 खानों में बटा हुआ है ना, जितने भी आएगा वो और 10 खानों में बटा है। ये आपको अपने स्केल से समझ सकते हैं, ठीक। स्केल ही जैसा सेम, ये भी स्केल है एक प्रकार का, ये संख्या रेखा है। आपको स्केल छोटा सा स्केल बना दिया है, उसमें जैसे रहता है ना 1 सेंटीमीटर के बीच में और 10 मिलीमीटर, उसी प्रकार ये भी है 10 खानों में और बटा रहता है। अब देखो 2.4, तो 2.4 को क्या करेंगे भाई? 2 के बाद चौथा नंबर पर 1 2 3 ये 4, तो आपका जो चौथा नंबर है ये वाला, यहां पर आपका आएगा 7/3, ठीक है। समझ में आया? अब उसी प्रकार ऋणात्मक की, तो ऋण में इसमें भी 10 खाने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये होगा आपका 10, ठीक है। तो ये भी चौथा नंबर पर आएगा, क्योंकि ऋणात्मक की आएगा ना, ये धनात्मक धन की और ऋण है तो ऋण की, तो 2 से गिनेंगे ना कि 3 से, हम 2 से 1, अब इसमें इधर ऐसे चलते हैं ना, इसमें इधर ऐसे चलते हैं, तो 1 2 3 ये हो गया आपका 4, ये वाला लाइन है ना 4, ये तो ये आपका आ गया ऋण 7/3, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी जो संख्या रहे, चाहे आपका पूर्ण संख्या रहे, चाहे पूर्णांक रहे, चाहे प्राकृत संख्या रहे, चाहे परिमेय संख्या रहे, चाहे अपरिमेय संख्या रहे, आगे हम देखेंगे अपरिमेय संख्या को भी हम लाइन नंबर पर दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, समस्त संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको संख्या रेखा पर नंबरों को दर्शाना आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ओके चलिए। तो आगे हम चलते हैं, आपके प्रश्न 2.1 में प्रश्न क्रमांक 8 है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 है, मैं पढ़ रहा हूं आपके बुक से। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव है। जो दी गई जो संख्या है उसको हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है और बताना कि वो किस तरह के दशमलव है। तो हमने पिछली कक्षा में दशमलव के 3 प्रकार के बारे में पढ़ा था, क्या कि परिमेय संख्या में 2 प्रकार के दशमलव होते हैं, कौन कौन सी? शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। और अपरिमेय में हमने पढ़ा था अशांत रहेगा और अनावर्ती दशमलव। यानी अपरिमेय संख्याओं में हमको क्या मिलता है, अशांत अनावर्ती दशमलव मिलता है। यहाँ पर जितनी भी संख्या दी गई है वे सब परिमेय संख्या, माने आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, शांत और अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो मैं आपका 2 प्रश्न लूंगा, इसमें से एक शांत का और एक अशांत का, आपको बता दूंगा। आप पहला लूंगा और चौथा को लेकर देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 8 का पहला लेते हैं। आपका दिया है 126/5, तो पहला है 126/5। देखो ये पहले तो हमें इसको मान लेना है, माना इसको p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए p/q इक्वल 126 कितना आ गया 5। ये अब इसको क्या करना है, हमें p/q हमें ज्ञात करना है, क्या मिलेगा। तो इसको हम जैसे विभाजित करते हैं वैसे ऐसे बना लेंगे। 126 को हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, ये 5। तो आप देख रहे हैं 5 दूनी क्या होगा, 10 होगा, ये तो 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर 6 नीचे आ जाएगा, फिर क्या होगा, 5 5 6 25, ये कट मट होगी, सॉरी कट मट नीचे 1 बचेगा।
यहाँ जब दशमलव लगेगा तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 1 शून्य, 5 दूनी क्या हो गया 10। तो इस प्रकार क्या हो गया, देखो ये कितना आ गया, जब इसको सॉल्व किया तो 25.2, ठीक है। पी बाई क्यू को जब सॉल्व किया कितना आ गया 25.2। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। एक संख्या के बाद 25.2 आया, उसके बाद क्या हो गया, ये फिक्स हो गया, अर्थात ये आगे नहीं बढ़ सकता, यहीं पर ये शांत हो गया है, यानी ये क्या है, शांत दशमलव। तो यहां पर लिख सकते हैं अतः 126/5 शांत दशमलव है, दशमलव है। ये हो गया। तो ये निकल गया हमारा 126/7 शांत दशमलव। अब चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, 118/3, ऋण 118/3, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको भी पहले मान लेंगे, माना ऋण 118 पी बाई क्यू इक्वल ऋण 118/3। अब पी बाई क्यू को हमें क्या करना है, दशमलव में तोड़ना है। तो तोड़ने का यही नियम रखता है, इसी करेंगे भाग इसका भी। तो देखो ये ऋण दे दिया है, अब आप फिर सोच रहे होंगे ये तो हमारे लिए बड़ी समस्या आ गई, ऋण दे दिया है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जैसे इसको भाग करते हैं वैसे करिए, आप ऋण को भूल जाइए। जब लास्ट में उत्तर आएगा उसमें ऋण लिख देंगे यहाँ पर, जैसे मैं पहले से लिख दे रहा हूँ। चलिए ऋण ये जो भी आएगा यहाँ पर लिख देंगे हम ऋण करके। तो आप सीधा इसको 118 लीजिए, 3 तो 3 तिया 9, 2 बच गया, ठीक है 8 आएगा, 3 निया 27, ये 1 बच गया, फिर दशमलव आ गया यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर यहाँ दशमलव लग गया, 1 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 तिया 9 आएगा, ये फिर 1 बच गया, फिर 1 शून्य लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या होगा, एक एक बढ़ते जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, और ये भी क्या होगा आपका दशमलव इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और कर देता हूँ, ये 3 तिया क्या हो जाएगा 9, देखो 1 बच रहा है, तो इसी प्रकार ये 1 बचते जाएगा और ये भी क्या होते जाएगा आगे बढ़ते जाएगा, यानी ये क्या हो रहा है, ये कितना आएगा 39.333 और आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो जो ऐसा भिन्न का दशमलव जो एक संख्या के बाद क्या होता रहता है, बार बार वही संख्या रिपीट होते रहता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम बार के रूप में लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे भाई 39 इधर तो हम क्या लिख सकते हैं 3 के ऊपर क्या लिखेंगे बार, एक बार 3 लिख देंगे और ऊपर में बार लिख देंगे। इसका अर्थ होता है कि जो 39 दशमलव के बाद जो 3 वाली संख्या आ रही है वो क्या हो रही है बार बार अनंत तक क्या होती है रिपीट होते जाएगी। तो उसको हम क्या करते हैं, बहुत लंबा ना लिख के उसको हम क्या कर देते हैं छोटे रूप में लिख देते हैं बार के रूप में, ठीक है। तो 39.39 के ऊपर क्या आ रहा है बार आ रहा है, यानी ये आसान था, ये जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं, और प्लस उसके साथ क्या आवर्ती है, बार बार 3 की आवर्ती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे आसान आवर्ती दशमलव। तो अतः जो आपका ऋण 118/3 है ये कौन सा अशांत है आवर्ती दशमलव है, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, और आप जो बुक में और प्रश्न दिए उनको सॉल्व करिए और देखिए कि कौन शांत है और कौन अशांत है, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब आगे हम प्रश्न 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित दशमलव रूप को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। माने आपको जो प्रश्न दिए हैं उसको हमको क्या करना है P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। आपको दशमलव रूप में दे दिया है, उसको हमें भिन्न में बदलना है, ये बोल रहा है। तो चलिए मैं इसमें भी 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से मैं आपको 2 प्रश्न क्रमांक 1 और 3 को आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे हम जो भिन्न में दिए गए जो दशमलव में दिए गए हैं उसको हम भिन्न में बदलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पहला को लिखता हूँ मैं, दिया गया है प्रश्न पहला लेते हैं, ये पहला का, ठीक है, 9वां का पहला सॉल्व कर रहा हूँ। दिया गया है, ठीक है, क्या दिएगा आपका जी प्रश्न पहला 0.53, ठीक है। तो ये है, इसको मानेंगे पहला, माना
पी बाई क्यू मान लेते हैं इसको, ठीक है, 0.53। देखो हमें इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें यह सोचना है कि ऐसी जो 0.53 के बाद, सॉरी पॉइंट के बाद क्या 53 है, इसको हमें करना क्या है, बस इधर लाना है। पहले हमारा ये रहेगा पी बाई क्यू के रूप में बदलना है, तो हमको ये सोचना है कि कैसे पॉइंट के बाद जो, देखो आपको एक चीज और बता दूं, इसको हम 53 नहीं पढ़ सकते या 53 नहीं पढ़ सकते, 0.53 ये क्या है, दशमलव के जो बाद वाली संख्या होती है उसको हम एक एक डिजिट में पढ़ते हैं, ये हमारा पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 0.53। अब हमें ये सोचना है कि ऐसा हमें किसका गुणा कर दें यहाँ पर कि ये क्या हो जाए 0.53, ये दशमलव के पहले आ जाए। तो ये क्या दो अंक है यहाँ पर, तो 2 अंक है, यानी 2 शून्य वाली ऐसी संख्या ढूंढेंगे, कौन सा वो 100। अगर 1 रहता तो 1 शून्य और ढूंढते, 3 रहता है ये संख्या 3 हो शून्य, लेकिन यहाँ पर कितनी संख्या दशमलव बाद 2, तो 2 शून्य वाला ऐसा कौन सा संख्या है, तो 2 शून्य वाला संख्या हमारा 100, इसमें एक भी है, ठीक है। तो 100 को इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने का, गुणा करने पर 100 को गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा पी बाई क्यू इंटू हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 0.53 इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो देख रहे हैं पी बाई क्यू जब इंटू, तो ये 100 का 100 इसमें इंटू करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, ये 53 होगा और पॉइंट इधर 0 आएगा, ठीक है। तो जब 0.3 के बाद 0 आता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 53 ही लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये पॉइंट के बाद है ना ये। अब देखो पी बाई क्यू, तो पी बाई क्यू का क्या होगा 53 और ये क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इधर गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। तो हम क्या कर सकते हैं 53 को पी बाई क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक और प्रश्न लेकर देखते हैं, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट विधि से बताऊंगा कि कैसे हम मिनटों में, भाई इतना थोड़ी सॉल्व करते रहेंगे, इसकी कोई आसान भी विधि होगी तो मैं आपको आसान भी विधि बताऊंगा, ठीक है। एक और लेता हूं उसके बाद बताऊंगा, आपके बुक से लेता हूं प्रश्न क्रमांक 3 है, सीधा मान लेंगे डायरेक्ट, माना पी बाई क्यू, ये प्रश्न दिया आपका 105.25, ठीक है 105.25 ये प्रश्न है। अब देखो हमें इसमें भी वही काम करना है, जैसे इसमें सोचे ना कि दशमलव बाद कितनी संख्या है भाई, इसमें 2 संख्या है, यानी हमारा टारगेट ये रहता है कि दशमलव के बाद जो संख्या है उसको क्या करना है, हमको दशमलव से पहले लाना है, ये हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। तो हमें सोचना है कि ऐसी क्या संख्या को गुणा करें 105.25 में कि ये क्या हो जाए दशमलव के पहले आ जाए। तो इसके लिए क्या कर 100 को गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 संख्या है, तो जब 100 को गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा। माने ये भी बोल सकते हैं कि जितनी संख्या दिया है एक लिखकर उतनी संख्या का हम गुणा कर सकते हैं, ये भी हम नियम के थ्रू याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक लिखकर दो शून्य लिख देंगे, उसको गुणा कर देंगे, तो एक के बाद 2 शून्य लिखना अर्थात क्या है 100 है, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे दोनों पक्षों में, लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है। 1 के बाद 2 शून्य, क्योंकि 2 संख्या इसलिए 100 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। तो देखो पी बाई क्यू इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है 105.25 इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी बाई क्यू इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 105, ये ठीक है 25। जब गुणा करेंगे इधर 2 शून्य भी आएगा, ठीक, क्योंकि 2 शून्य है, ये 2 शून्य आएगा ऐसे, ये तो इसको हम क्या कर सकते हैं इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद को कितना भी शून्य रहे उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,525 आ जाएगा। अब देखो आता है आपका पी बाई क्यू निकल जाएगा यहाँ से, पी बाई क्यू इक्वल है 10,525 बटा ये हो जाएगा आपका, ये आपका पी बाई क्यू होगा, ये आपका। अब देखिए मैं आपको इसमें सबसे सरल विधि बताता हूँ, ठीक है। इतना जब हम सॉल्व करते रहेंगे तो ये तो कितना न कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हैं। तो आपको मैं तुरंत हम कैसे किसी का हम क्या कर सकते हैं पी बाई क्यूब
निकाल सकते हैं। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट देखो, पहले आप ये देखो 0.1 को हम क्या लिखेंगे। देखो 0.1 को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, जितनी दी गई संख्या को आप लिख दो संख्या। इसमें एक ही संख्या शून्य को नहीं लिखने का सकता, क्योंकि शून्य पहले है, अगर पहले शून्य लगा देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 लिख लिए। अब देखो दशमलव जगह हमें 1 लिख देना है और जितनी संख्या उतनी शून्य लगा दो। कितनी संख्या, 1। दशमलव बाद कितनी संख्या, 1 शून्य लगा देंगे। चलो एक और देता हूँ एग्जाम्पल। देखो 2.5 है, तब कैसे करेंगे। 2.5 है तो इसमें क्या कर देंगे, इसको 25 लिख दें और दशमलव जगह 1 लगा दें और दशमलव बाद कितनी संख्या, 1, तो 1 शून्य लगा दिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए 22 मान लो 5 है, तब इसको कैसे लिखेंगे। तो संख्या को लिख दो आप, संख्या 22 225। अब दशमलव जगह 1 और दशमलव बाद कितनी संख्या, 1, तो 1 शून्य, ठीक है। अब हम देखो इसको लिखते हैं, ये क्या आपका 0.53, तो हमने इसको क्या लिखा, संख्या को लिख दो 53, दशमलव की जगह 1 और कितनी संख्या, 2 शून्य लिखे, क्या क्या 53/100। उसी प्रकार मान लो इसको लिखिए, ये कितना है आपका 105.25 था, तो इसको क्या लिखेंगे, ये 5 हो गया 25। अब देखो दशमलव जगह 1 लिख दी यहाँ पर और दशमलव कितनी संख्या, 0। तो ऐसे हम कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2.5251 है, तब ये क्या हो, तब 25251, ठीक है। दशमलव कुछ नहीं, 1 लिखना है, कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो आप 4 शून्य लगा, 1 3 4, ये। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दी गई संख्या को p बाई जो दशमलव में दिया गया है उसको p बाई q के रूप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लॉन्ग टर्म है और ये आपका शॉर्ट टर्म है, आपको जो उचित लगे। देखो आपको एग्जाम में इस टर्म का उपयोग करना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर पे क्वेश्चन आएगा, तो 2 नंबर पे क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में समझाते हुए लिखना है। और अगर आपको कॉम्पिटेटिव वे से या जल्दी आपको बनाना है तब आप क्या कर सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म का या शॉर्ट ट्रिक का आप मैं जो बताया हूं उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके अब चलते हैं प्रश्न 2.1 का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित दशमलव को p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित कीजिए। देखो अभी हमने देखा p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित करके आपका जो प्रश्न नंबर क्रमांक 9 था और प्रश्न क्रमांक 10 भी वही बोल रहा है कि p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक जो 9 था ये देख रहा है कि ये शांत दशमलव है। कौन से प्रकार का दशमलव है, शांत दशमलव। अब हम आपको जो प्रश्न क्रमांक 10 है उसमें अशांत दशमलव को देखेंगे कि कैसे हम अशांत दशमलव को p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो देखो प्रश्न क्रमांक 10 में सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि प्रश्न लिखा हुआ है उसमें हम 2 बातों को ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी 2 बातों को ध्यान में रखेंगे, देखो कि देखो इसमें बार नहीं लगा हुआ है। चलिए मैं उसी प्रश्न में इसको मिटा के आपको बताता हूं। अब हम आपके बुक के प्रश्न क्रमांक 10 के बारे में देखेंगे। अभी हमने शांत दशमलव को कैसे p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित करते हैं इसके बारे में चर्चा की है। अब हमारे पास प्रश्न आएगा अशांत दशमलव। अब देखेंगे कि अशांत दशमलव को कैसे हम p बाई क्यू के रूप में पढ़ते। देखो तो आपको अशांत दशमलव को, अशांत आवर्ती दशमलव है, इसको हम या अशांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव कैसे p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित करते हैं इसको हम जानते हैं। इसके लिए आपका 2 नियम आपको पालन करना होगा। पहला और दूसरा क्या है, मैं आपको इसको प्रश्न लेकर बताता हूं। मान लीजिए आपका प्रश्न ऐसा दिया हुआ है, ये यहां पर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें 2 कार्य करना है। मान लीजिए p बाई क्यू ये आपका दिया हुआ है, अब एक बोल रहा है कि हमको इसको p बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 रूल का पालन करेंगे। तो कौन कौन सा रूल, देखो पहला हमारा ये टारगेट रहता है कि दशमलव के बाद जो जितनी भी संख्या दी गई है ना, इसमें ऐसी बार के पहले वाली कौन कितनी संख्या दशमलव के बाद रहे और बार के पहले रहे, एक संख्या है, तो उस संख्या को हमें दशमलव के पहले लाना है। ये पहला हमारा रूल बोलता है। अगर नहीं है तो उसी को हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे या पहले लाके हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, ठीक, ये हो गया। दूसरा ये है कि बार के, अब बार 3 पर बार लगा मतलब ये और आगे बढ़ते जाएगा, तो कितनी संख्या बार लगा, एक संख्या बार, तो इस एक संख्या में जो बार लगा हुआ है, जितनी संख्या में बार लगा हुआ है उस संख्या को अब क्या करना है, ये जो दशमलव के पहले लाना है, माने दशमलव यहां पर लगना चाहिए, तो ऐसी 4 संख्या का गुणा करें, ये बोलना चाहता।
तो जब वो कर लेंगे तो उसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और इक्वेशन नंबर 1 में जब इक्वेशन नंबर भाग कर देंगे तब हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके प्रश्नावली से प्रश्न लेकर हम सॉल्व करते हैं। हम आपके प्रश्नावली 10 से प्रश्न क्रमांक 2 को लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका 8.39 के ऊपर बाल लगा है। ठीक है, कर दो 8.39 के ऊपर लगा है बाल। अब जो ये आसान आवर्ती दशमलव है इसको हमें क्या करना है, P बाई क्यू के रूप में परिवर्तित करना है। तो मैं जो बताया था उन्हीं दोनों रूल को आपको मैं समझाते हुए इसको बनवाता हूँ। जब आप 2 प्रश्न बताऊंगा, दोनों प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दिया है, तो पहले दिया है तो आप प्रश्न को पहले मान लेंगे, माना P बाई क्यू इक्वल 8.39 के ऊपर बार। देखो अब इसको तोड़ लेना है, समझ रहे हैं, इसको तोड़ लेना है। ये नीचे एक बार मैं तोड़ देता हूँ, P बाई क्यू जब ये तोड़ लेंगे तो ये 8.39 के ऊपर बार लगा, मतलब ये 3 ऐसे आगे आते जा रहा है ये। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था जब दशमलव के बाद और बार के बीच में कुछ संख्या रहे तो उसको इधर लाना है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद और बार के पहले बीच में कोई संख्या नहीं है। ठीक है, माने हमको उसको पहले लाना ही नहीं है ही नहीं, तब इसी को हम आपका समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अगर लाना रहता तो लाने के बाद 1 मानते, लेकिन यहाँ पर नहीं लाना है तो इसी को हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब देखो 8.39 मैंने ये पहला समीकरण मिल गया। अब दूसरे समीकरण में क्या बताते हैं, देखो कितनी संख्या में बार लगा है, 2 संख्या में बार लगा है। तो जो 3 और जो 9 है, ये 3 और 9 है, इन दोनों को हमें क्या करना है, दशमलव के इस साइड लाना है। तो आप देख रहे हैं 2 संख्या है, 2 संख्या को जब दशमलव की इस साइड लाना है तो 1 के साथ 2 शून्य वाली संख्या को गुणा करना होगा। तो 1 के साथ 2 शून्य वाली संख्या कौन सा है, 100 है। तो 100 का आप इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में। समझ में आ रहा है ना, समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा हटके है कम, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करना। देखो 100 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका P बाई क्यू इक्वल, ये हो जाएगा आपका 839.3939 आएगा ना। अब देखो ये जो 100 गुणा कर, इसको आप लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मैं कोशिश करूंगा कि इधर, चलो पहले इधर देखते हैं। हो गया, अब देखो अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 और 2 मिल गया। तो समीकरण 2 में समीकरण 2 ऐसा लिख दो आप, समीकरण 2 में भाग कर देना है समीकरण 1 ये। तो देखो जब समीकरण, अरे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, यहीं पर देखो यहाँ भाग नहीं करना है, इधर मैं लिख भी नहीं पाया कि देखो इसमें हमने क्या किया, P बाई क्यू में 100 को गुणा किया है, तो इधर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इधर मैं 100 गुणा को लिखना भूल गया। ये डायरेक्ट मैंने तो कर दिया, लेकिन 100 गुणा को इधर लिखना भूल गया। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो 2 है इसमें घटा देना है आपका इक्वेशन नंबर 1 को, माने समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना है। तो देखो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 P बाई क्यू होगा इधर, और ये हो जाएगा ऋण आपका P बाई क्यू। तो अब देखो इधर क्या हो जाएगा, ये 0.333939 माने 139.3939 में ऋण क्या हो जाएगा 8.3939, ये 39 इधर ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये तो देखो 100 P बाई क्यू है, ये 1 P बाई क्यू है, तो 100 में क्या कर दे, 1 को हटा दे, कितना आता है 99 आएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 99 P बाई क्यू। अब आप देखें ये पहले दशमलव के बाद वाला को देखो, जब 39 लिया है, 39 में ये भी 39 तो वो घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर दशमलव के बाद वाले जितनी भी संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये 839 में क्या होगा, ये 8 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 831। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद वालों को बाद के साथ घटाते हैं, पहले वालों को पहले के साथ घटाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दशमलव के बाद क्या 39 इसमें भी क्या 39 तो घटेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा ये आप 839 ऋण आपका 8। तो 839 में जब 8 घटेगा तो ये आ जाएगा 831। तो इसको लिख सकते हैं P बाई क्यू, ये हो जाएगा 831
और ये क्या होगा, नीचे जाएगा तो 99 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम कटा देंगे, पी बाई क्यू कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम, और ये 3 तिया 3 तिया, ये 3 दूनी 6, ये 2 बच गया आपका 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यानी आपका आ जाएगा 277/33। ये आपका आ गया 277/33। यानी हम क्या कर सकते हैं, आपका जो पॉइंट 1.39 को बार है उसको हम पी बाई क्यू में 277/33 लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। मैं यहीं पर क्या करता हूँ, एक और प्रश्न लेता हूँ और उसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके प्रश्नावली से प्रश्न क्रमांक मैं 3 लेता हूँ। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका 3 ना, तीसरा को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सॉल्व 3 है। यह मानेंगे, माना दिख नहीं रहा है पी बाई क्यू। देखो यहाँ थोड़ा सा हटके कार्य होगा ना, इससे 1 पॉइंट कार्य ज्यादा बढ़ेगा। देखो पी बाई क्यू है आपका 3.12 और 7 के ऊपर इसमें बार लगाए, आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको दोनों प्रकार के आएगा, बार दशमलव के बाद और बार के पहले भी संख्या है। तो 3.12 7 में फिर बार लगा है। तो मैंने आपको 2 रूल बताया था, समीकरण 1 और समीकरण 2 किस किस रूल से हम उसको प्राप्त करेंगे। तो रूल नंबर हमारा 1 है कि पहले हमें क्या करना है, दशमलव के बाद और बार के पहले जितनी भी संख्या है उसको हमें दशमलव से पहले लाना है। देखो तो ये दशमलव के बाद और बार के पहले कितनी संख्या है, दशमलव के पहले और बार के बाद कितनी संख्या है, 2। तो 1 के साथ 2 शून्य लगा के मतलब 100 को गुणा कर देंगे। यहाँ पहले आप दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने का, 100 का गुणा करने का, गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखो 100 को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू पी बाई क्यू, फिर बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 312 देखो इसको और आगे हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा लिखा है ना 1.2777, ये बेस से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 312 ये क्या हो जाएगा 777, 3 बार लिखता हूँ, ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये 312 इधर आ गया, लेकिन 777 क्या हो जाएगा 100 का जब हमने इसमें गुणा किया 3.12777 में, तो 1 2 को जो दशमलव जो बार के पहले और दशमलव के बाद वाली जो संख्या उसको हम पहले दशमलव पहले लाते हैं, तो ले आए 100 को गुणा करके, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब यहीं पर हमको फिर सोचना है, अब इसमें नहीं करना कुछ ना, आपको जो भी करना है ये करेंगे ऊपर वाले में ही 3.1277। अब देखो दशमलव के बाद और बार के पहले जितनी भी संख्या है और एक बार को भी लेना है, तो देखो ये दशमलव के बाद 1 2 और एक बार को लेंगे तो कौन सा है 7, माने 1 2 3, माने ये तीनों संख्या को हमें दशमलव को एक बार पहले लाना है। क्या मैंने बोला, देखो आप इसमें और इसमें फर्क को समझो। चलो मैं इसमें अंतर क्या है, इसमें इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्ट हम इसी को लिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए और इसमें क्या करते हैं 100 को गुणा करके इधर ले। लेकिन हम इसमें दूसरा कार्य है, दशमलव के बाद और बार के पहले दो संख्या उसको पहले लाना है, पहले ले आए इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब हमको क्या करना है, दशमलव के बाद जो संख्या है और बार के पहले उसके साथ साथ एक बार वाले को, माने एक बार जो लगा है उसमें जो पहली वाली संख्या इसमें क्या है 7, तो 1 2 और 1 7 को क्या करेंगे दशमलव के पहले लाना है, यानी कितनी संख्या को 3 संख्या को लाना है। तो 3 संख्या को दशमलव पहले कैसे लाएंगे, जब उसमें 1 लिखकर 3 जीरो वाला संख्या कौन सा है 1000 है, 1000 तो उसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखे दोनों पक्ष में पुनः, यहाँ पर आप पुनः लिखेंगे, पुनः मतलब इसी में करना है, इसमें नहीं करना है, ये वाला काम खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 2 में ये जो पहला उसी में करना है। ठीक है, इसमें तो पुनः दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में कितना का 1000 का गुणा करने पर 1000 का गुणा करने 1000 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू पी बाई क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, ये 1000 का गुणा करेंगे, देखो इसमें 1000 गुणा करेंगे, ये जो 3 संख्या है ये क्या हो जाएगा अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3127 ये होगा 777 इधर, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2।
देखो समझ में आ रहा है, इसमें और इसमें अंतर है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या कर दो, या समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 को हटा देना, रीड कर देना इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। तो 2 क्या है आपका 1000 पी बाई क्यू इंटू ये है आपका 100 पी बाई क्यू इक्वल ये हो जाएगा 1227.777 है, इधर डैश जाएगा, इसमें रीड हो जाएगा आपका 312.777। तो देखो 100 पी बाई सॉरी 1000 पी बाई क्यू है और रीड क्या हो जाएगा 100 पी बाई क्यू, तो कितने बच जाएगा 900 बचेगा ना, 1000 में 100 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 900, तो 900 पी बाई क्यू बच गई था, ठीक। अब देखो, अब यहां पर जब घटाएं देखो ये दशमलव के बाद वाली क्या है 777, ये भी 777, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सब। अब बच गया तो दशमलव के पहले वाली संख्या, तो दशमलव के पहले वाले में इसके दशमलव के पहले वाले को घटा दें, तो जब घटाएंगे तो 7 में 2 घटेगा तो 5 आएगा, ठीक है। और 1 में जब 2 घटेगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा, और क्या होगा ये 31 हो गया, 31 में 3 जाएगा तो आपका बच जाएगा 28, तो ये आ जाएगा 2815। तो पी बाई क्यू बराबर ये हो जाएगा 2815/900, ठीक है। अब इसको हम घटा सकते हैं, ये देखो इसके अंत में क्या है 5 है, यानी ये 5 से ही कटेगा, ठीक है। तो 5 से कटेगा तो हम इसको घटा दें, नीचे को 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 4 भाग गया 5 8 40 शून्य, ऊपर जब 5 से कटेगा तो 5 5 6 25 3 5 6 को 30, 1 बच गया 5 3 15, यानी 563 बटा हो जाएगा 180, ठीक है। तो पी बाई क्यू बराबर आपका आ गया 563/180, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो आसान आवर्ती दशमलव है उसको हम क्या कर सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं। आप याद रखना, आपको 2 रूल याद रखना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त करने के लिए। फिर से मैं बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो देखो पहले हमारा काम क्या रहेगा, दशमलव के बाद और बार के पहले वाले संख्या को हमें इसके पहले लाना है। अगर आपको पता ना रहे कि हमें कितनी के गुणा करना है तो आप ये सोचिए कि आपको कितनी संख्या इधर लाना है, 2, तो 1 लिख दिए और उसके साथ 2 शून्य वाली संख्या को गुणा कर दीजिए, जो कि कौन है 100 को गुणा कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, जो बार लगा है एक संख्या में बार लगा है, मान यहाँ पर 7 तीर रहता और 7 3 बार लगा रहता तो 4 गिनती होता ना, एक बार वाले को पहले से 1 2 इधर हो गया, अब यहीं पर 3 और लिख देते, 2 संख्या में बार लगा है तो ये 2 और इधर तो 4 हो जाता, तो 4 को बाहर लाते, माने जितनी में बार लगा है और उसके पहले जितनी संख्या है उसको पहले लाना ही है। तो यहाँ पर एक संख्या में बार लगा पहले 2 संख्या, तो इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त करने के लिए 3 संख्या को इधर लाना है, तो 3 से को इधर लाएंगे मतलब 1000 का गुणा कर देंगे, गुणा करके आप कुछ नहीं इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को घटा दीजिए, बड़ा आसान है। थोड़ा सा आप समझिए, वीडियो को थोड़ा पीछे करिए और पुनः देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपने लॉन्ग टर्म से आपके एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपने सीख लिया। चलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक में आप मिनटों में आप इसका जो हम ये 5 मिनट लग रहा है उसको 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड में आप उसका क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं। तो आसान दशमलव को, आसान आवर्ती दशमलव को पी बाई क्यू के रूप में कैसे बदले, इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया नहीं ये, आसान आवर्ती दशमलव को पी बाई क्यू में बदलना, ठीक है। आसान जो आपका आवर्ती दशमलव है को पी बाई क्यू के रूप में बदलना, ठीक है। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखो कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप याद रखिएगा। पहले अंश कैसे प्राप्त करेंगे और ये बताऊंगा मैं आपको, और दूसरा मैं हर कैसे प्राप्त करेंगे ये बताऊंगा मैं आपको। तो आपको इसको ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। देखो अंश के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए मैं एक संख्या लेता हूं, पहले एग्जांपल तौर पर ले लेता हूं मैं, आपका ले लिया मैं 0.3 ऊपर बार, ठीक है, बार वाला रहता है ना आसान आवर्ती दशमलव। देखो अंश कैसे प्राप्त करेंगे, देखो अंश के लिए सुनिए आप, जितने में
जो इतनी संख्या दी रही उस संख्या को हमें लिख देना है, जो संख्या दिया है उसको क्या कर देना है, अंश में लिख देना है। और दशमलव के बाद वाली, समझ रहे हो, दशमलव के बाद वाली जितनी संख्या में बार ना लगा हो, दशमलव के बाद वाली नहीं, पूरा पूरा देखना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जो संख्या दिया रहे उस संख्या को हमें लिख देना है जस का तस, ठीक है। और जितनी संख्या में बार ना लगा हो उस संख्या को उस संख्या में घटा देंगे तो हमारा अंश प्राप्त होगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, पुनः बोलता हूं अंश के लिए, जो संख्या दिया रहे उस संख्या को जस के तस लिख देना है। और लिखने के बाद आप टोटल संख्या में देखेंगे कि कितनी संख्या बच गया जिसमें बार नहीं लगा है, तो जितनी संख्या में बार ना लगा हो उस संख्या को लेके जो संख्या है उसमें घटा देंगे। और दूसरा है हमारा हर। हर प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, हर प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपको दशमलव के बाद वाले संख्या को देखना है, दशमलव के बाद वाली संख्या को देखना है। क्या देखेंगे इसमें, दशमलव के बाद वाली संख्या में जितना बार लगा रहेगा उतना आप क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। और जितनी संख्या में बार नहीं लगा है उसके लिए आप उतनी बार 0 लिखेंगे। क्या बताया मैंने हर प्राप्त करने के लिए, कि दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार लगा रहे उतना आप हर में 9 लिख देंगे, और जितनी संख्या में बार नहीं लगा है उसके स्थान पर आप 0 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये लेते हैं एक प्रश्न, और एक प्रश्न आपका मैं लूंगा, आपके प्रश्नावली इसमें उठाता हूं डायरेक्ट, जो भी मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने, 8.39 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 3.127 के ऊपर बार लगा। चलिए पहले मैंने आपको क्या, जो संख्या दिया उस संख्या को आप लिख दीजिए, लिख दिया। अब जो जिसमें ना लगा हो बार तो 0 है, तो कुछ फर्क नहीं है। और जितने में बार लगा हो उतना 9, और बाकी नहीं बचा उसके जगह 0, तो ये तो 3 बटा 9 आएगा, ठीक है। इसमें कुछ करने का आ सकते हैं। देखो 8.39 के ऊपर बार लगा है। देखो मैंने क्या बताया, जितनी संख्या दिया है उसको लिख दो, 8 3 9 लिख दिए। अब देखो कितनी संख्या में बार नहीं लगा, सिर्फ आपके 8 में बार नहीं लगा है तो 8 करना है, और बटा। देखो जितना बार लगा है ये अंश मिल गया ना, अंश कैसे प्राप्त करेंगे बता, संख्या को लिख दो और जितने में बार नहीं लगा है घटा दिए। और हर के लिए मैंने आपको क्या बताया, जितने में बार लगा है दशमलव के बाद देखना है, ये याद रखना, दशमलव के बाद। तो जितने में बार लगा है उतनी बार 9, तो दशमलव के बाद में 2 बार, 2 संख्या दोनों में बार लगा 2 बार 9 रहेगा, बस। अब इसको घटा दो, 831 बटा जाएगा 99। जब इसको आप कटाएंगे 3 से तो ये नीचे हो जाएगा आपका 33, ये जाएगा 3 दूनी 6, आपका 2 बच गया, ये आएगा 7 21 7 21 270 आया। जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था उतना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3.127। तो मैंने आपको बताया संख्या को जस के तस लिख दो, 3127, ठीक। अब जितनी संख्या में बार ना लगा उतना घटा दो, तो कितने किसमें लगा, 3 1 और 2 में लगा 312, इसको हम घटा देंगे, ओके। अब देखो जितने में बार लगा है दशमलव के बाद देखना है, अब अंश के हर के लिए दशमलव के बाद को ही देखना है। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या, 3, और कितने में बार लगा है, 1 में, और कितने में बार नहीं लगा है, 2 में, ये। तो अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये आपका 1, और ये आपका 3, तो ये आ गया आपका 28, ये आ गया आपका 9, और ये हो गया 00, ठीक है। अब इसको जब 5 से कटाएंगे, क्योंकि अंदर 5 से ही कटेगा, तो ये जब 5 एकम 5 अट्ठे 5 शून्य 5 पंचे 25, और आपका बच गया इसमें 3, 5 छक्को 5 दिया, माने ये 3.127 के ऊपर जो बार लगा है ये आपका आएगा 563 बटा 180। आप देख लीजिए पिछले वीडियो को पीछे करके इतना आंसर आया था। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो आसान आवर्ती दशमलव है उसको तुरंत मिनटों में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार इसी प्रकार जो मैंने बताया आप और प्रैक्टिस कीजिए और इसको निपुण हो जाइए, ताकि आपको आगे चल के कंपटीशन में आपको सहायता मिले, तो आप आगे बढ़ें, अच्छे से पढ़ें। इसी शुभकामना के साथ आज यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। आगे हम
अपरिमेय संख्या और आपका जो प्रश्न 2.2 है उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।